चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में जो किसी क्रांति से कम नहीं था। ये कहानी है महाजनपदों के युग की, एक ऐसा समय जब भारत ने खुद को एक तरह से फिर से गढ़ा था। तो सवाल ये है कि एक पूरी की पूरी सभ्यता खुद को रीबूट कैसे करती है। जरा सोचिए, जब एक समाज एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजरता है तो होता क्या है। बस यही कहानी है महाजनपदों की। सदियों की खामोशी के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के काफी बाद, भारत में शहर एक बार फिर से जी उठे थे। इतिहास में इसे दूसरा शहरीकरण या सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। पर यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें बनाने की बात नहीं थी, ये तो नए विचारों और नई व्यवस्थाओं के बनने का समय था। तो आखिर इस जबरदस्त बदलाव के पीछे था क्या? कौन सी ताकत थी जिसने इसे ड्राइव किया? जवाब बड़ा सिंपल है, एक धातु, लोहा। चलिए देखते हैं कि कैसे लोहे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखिए, ये पूरी कहानी ना एक चेन रिएक्शन जैसी है। सब कुछ शुरू हुआ गंगा के मैदानों में लोहे के औजारों से। जब लोहे के हल और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा तो खेती में एक क्रांति आ गई। पैदावार इतनी बढ़ गई कि लोगों के पास जरूरत से कई ज्यादा अनाज इकट्ठा होने लगा, और इसी सरप्लस अनाज ने व्यापार को पंख लगा दिए, जिससे नए नए शहर बसे और समाज में व्यापारी जैसे नए क्लास का उदय हुआ। और इस बढ़ते व्यापार को सुपरचार्ज करने के लिए एक और गेम चेंजर आया, सिक्के। इन पंच मार्क या आहत सिक्कों ने बार्टर सिस्टम यानी चीजों के बदले चीजें लेने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया। अब लेन देन बहुत तेज और ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। तो इस पूरी आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल से जो नई पॉलिटिकल पावर पैदा हुई, उन्हीं को हम महाजनपद कहते हैं। समझ लीजिए, ये उस दौर के सुपर पावर्स थे। चलिए अब इन 16 महाजनपदों की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि उस वक्त का पॉलिटिकल मैप दिखता कैसा था। ये देखिए, ये थे वो 16 महाजनपद, काशी, कौसल, अंग, मगध। कितने ही नाम आज भी हमारी कहानियों और शहरों में जिंदा हैं। और इनका फैलाव देखिए जरा, आज के अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक। और मजे की बात यह है कि इन सबका राजकाज एक जैसा नहीं था। कुछ तो राजतंत्र थे जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था, जैसे ताकतवर मगध। और कुछ थे गणसंघ, जैसे वज्जी और मल्ल, जहां कई शासक मिलकर फैसले लेते थे। इन्हें दुनिया के सबसे शुरुआती रिपब्लिक्स में से एक माना जाता है। कमाल है ना? एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इन 16 में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे। सिर्फ एक, अशमक, दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे था। यह दिखाता है कि यह नया पॉलिटिकल सिस्टम कितनी दूर दूर तक अपनी जड़ें जमा चुका था। देखिए, जब समाज और अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा भूचाल आता है ना, तो लोगों की सोच भी बदलती है। इस दौर में सिर्फ नए राज्य ही नहीं, बल्कि नए धर्म और नए दर्शन भी पैदा हो रहे थे। तो सवाल यह है कि आखिर इन नए विचारों की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में कई वजहें थीं। पुराने वैदिक कर्मकांड बहुत जटिल और खर्चीले हो गए थे। समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सत्ता को लेकर एक टेंशन थी। और सबसे बड़ी बात, एक नया अमीर व्यापारी क्लास, वैश्य क्लास उभर रहा था, जिसे समाज में इज्जत चाहिए थी। और इन नए धर्मों ने उन्हें वो जगह दी। जैसे कि बौद्ध धर्म, जिसने एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता दिखाया। बुद्ध ने आम लोगों की भाषा में कहा कि जीवन में दुख है और उसकी वजह हमारी खत्म न होने वाली इच्छाएं हैं, और उन्होंने इसे दूर करने का रास्ता भी बताया। और इसी तरह जैन धर्म ने अहिंसा यानी नॉन वायलेंस पर बहुत जोर दिया। सोचिए, ये उस दौर के लिए कितना बड़ा, कितना रैडिकल विचार था, जब यज्ञों में जानवरों की बलि देना एक आम बात थी। ये शांति और करुणा का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। तो जब 16 ताकतवर राज्य एक दूसरे के पड़ोसी हों, तो क्या होता है? जाहिर है, टकराव। और इस टकराव का नतीजा निकला एक विशाल साम्राज्य का जन्म। इन सब में सुप्रीमेसी की एक जबरदस्त होड़ मची हुई थी। काशी, कोसल, अवंती, सब के सब बहुत ताकतवर थे। लेकिन आखिर में एक नाम, एक महाजनपद सब पर भारी पड़ा, मगध। इसकी लोकेशन, इसके पास लोहे की खदानें और इसके महत्वाकांक्षी राजाओं ने इसे अजेय बना दिया। मगध का ये जो उदय था ना, ये कोई रातों रात की कहानी नहीं थी। ये पीढ़ियों तक चली। बिंबिसार ने शादियों से अपनी ताकत बढ़ाई, तो उसके बेटे अजातशत्रु ने रथ मूसल जैसे नए नए वॉर मशीन्स का इस्तेमाल करके वज्जी जैसे मजबूत गणराज्य को भी हरा दिया। और आगे चलकर शिशुनाग वंश ने अवंती को भी मगध में मिला लिया। और मगध ने जो ये मजबूत नींव रखी,
इसी पर बनने वाला था भारत का पहला महान साम्राज्य। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य। तो महाजनपदों का ये जो दौर था, ये सिर्फ राजा महाराजाओं और जंगों की कहानी नहीं है। ये असल में भारत के डीएनए के बनने की कहानी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल, यानी राजनीतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक तीनों क्रांतियां एक साथ भड़कती हैं, तो भविष्य किस तरह से गढ़ा जाता है।